और श्रीलंका की पॉलिटिक्स में काफी उफान आ गया है। 16.9 मिलियन श्रीलंकन रुपीस। यस, इन्होंने अपने निजी एक दौरे के लिए जो सरकारी पैसे, जो टैक्स पेयर्स मनी है श्रीलंका का, उसका उपयोग किया। कम से कम 3 पूर्व राष्ट्रपतियों ने इस फैसले का विरोध किया है और उसे बदले की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पॉलिटिक्स क्या है श्रीलंका की? जैसे हमारे यहाँ भाजपा कांग्रेस मुख्य खिलाड़ी हैं, वहाँ कौन मुख्य खिलाड़ी है? तो महिंदा राजपक्षे काफी मजबूत नेता की तरह उभरे और उन्होंने तमिल समस्या को, उनका ये कहना है कि उन्होंने उससे निजात दिलाई श्रीलंका को। तो जहाज से बम गिरवा दिए थे तमिलों पर। जी, और उन्होंने इन तमाम प्रॉब्लम से भटकाने के लिए देश को चाइना के गोद में जाके बैठ गए। हम्बनटोटा जिसको हम कहते हैं कि क्या एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने श्रीलंका की सॉवरेंटी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दो भाई मिलके पूरी सरकार के टॉप उस पे बैठे हुए थे और हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सब थे। 40% ऑफ द कैबिनेट उनके अपने परिवार के। जिस देश के पास 3 साल पहले एग्जाम्स कराने के लिए कागज इंपोर्ट करने का पैसा नहीं था, एग्जाम नहीं हो रहे थे वहाँ पर, खूब खबरें चली थी। आज वो कहाँ खड़ा है? चीज 1 रुपए की वो आपको तकरीबन 60-70 रुपए की मिल रही है। जितने भी जुल्म हुए उन पर, दिशा नायके की पार्टी पर, वो उनका बदला ले रहे हैं क्योंकि अब उन्हें मौका मिला है। अब वो पहली बार सत्ता में आए कि वो एक अथॉरिटेरियन रूप ले रहे हैं और जो भी उनका विरोध करेगा वो भविष्य में शायद उसको भी इस तरह की चीज झेलनी पड़े। पिछले साल अगस्त का महीना था जब भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में हमने देखा कि भीड़ का जो हुजूम था वो घुसता चला गया सरकारी भवनों में और बहुत कुछ हुआ वहाँ पर। शेख मुजीबुर रहमान जो वहाँ के राष्ट्रपिता हैं, उनकी मूर्ति पर कालिख पोती गई, मूर्ति गिराई भी गई। मगर ये सब तस्वीरें हैरत अंगेज होने के बावजूद हिंदुस्तानियों को कोई अनोखी नहीं लगी, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने 2022 की जुलाई भी देखी थी जब श्रीलंका से ऐसी ही तस्वीरें आ रही थी। वहाँ भी भीड़ ने वहाँ का जो राजभवन है जहाँ पर राष्ट्रपति रहते थे, वहाँ पर एक तरह से धावा बोल दिया। स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, बेडरूम में घुस रहे थे और सब तितर बितर कर दिया, अस्त कर दिया। जिसके हाथ जो लगा सब लेकर अपने अपने घर चले गए। पता ये चला कि श्रीलंका की हालत बड़ी खस्ता थी, आर्थिक हालात बहुत बुरी थी, लोग बहुत परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। एक ही पार्टी लगातार सत्ता में थी, उससे उबे हुए थे। तो ये सब तस्वीरें आईं, भारत को भी चिंता हुई। फिर एक व्यक्ति का नाम उभरा, रनिल विक्रमासिंघे। रनिल विक्रमासिंघे एक बड़े नेता, 6ठी बार प्रधानमंत्री बने देश के, कई सरकारों में सर्व कर चुके थे। उन्होंने आने के बाद काफ़ी उम्मीदें जगाईं। जो क्राइसिस था श्रीलंका का एक हद तक सॉल्व करने की कोशिश की और वो हुआ भी। इस पॉडकास्ट में आगे आपको पता चलेगा। लेकिन रनिल विक्रमासिंघे सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि जैसे ही अगला चुनाव आया, उनकी मियाद खत्म हुई, बेसिकली वो हार गए। अब वो हार गए तो विपक्ष के नेता बने। कल परसों में उनका नाम फिर से उभरा क्योंकि इस बार वो गिरफ्तार हो गए। आरोप क्या है? आरोप ये लगा कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया जब वो राष्ट्रपति थे। एक दौरा उन्होंने किया था जिसमें वो क्यूबा गए थे, G77 का एक दौरा था, और अमेरिका भी गए थे। इस बीच वो लंदन निकल गए और लंदन में पता चला कि उनकी जो पत्नी है वो एक कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं, तो विक्रमासिंघे साहब भी चले गए। तो आरोप ये है कि सरकारी खर्च पर गए थे, जो बनता है तकरीबन 50 लाख इंडियन रुपीस में। अब यही केस है, इसी में गिरफ्तारी हुई है। इस बीच वो बीमार भी पड़ गए हैं और श्रीलंका के पॉलिटिक्स में काफ़ी उफान आ गया है। कुछ पूर्व राष्ट्रपति उनका समर्थन कर रहे हैं। तो जो अभी पार्टी है, जो थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग पार्टी है, वो ये कह रही है कि ये तो एंटी करप्शन ड्राइव है जो रुकेगी नहीं। तो आज हमने सोचा श्रीलंका की बातचीत कर ली जाए। कुछ साल पहले हम कर रहे थे जब वहाँ पर क्राइसिस आया था। ये एक और तरह का क्राइसिस है, वो इकोनॉमिकल था, ये शायद पॉलिटिकल है। तो हमने बात करने के लिए आज न्योता दिया है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसमें प्रोफेसर हैं डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ पढ़ाते हैं। एक किताब लिखी है आपने, रीइमेजिनिंग बॉर्डर स्टडीज़ इन साउथ एशिया। ये जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पढ़ाते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बोलते बोलते मेरा मन हुआ जिज्ञासा कि ये तो बात करेंगे जो भूमिका बांधी मैंने, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली में, थोड़ा इसके बारे में बताइए। बड़ी कमाल की यूनिवर्सिटी है ये। एक यूनिक यूनिवर्सिटी है। जब साउथ एशिया के बारे में तमाम निगेटिव बातें होती हैं तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सक्सेसफुल है, जहाँ पर आपको बहुत सारे साउथ एशियंस मिलेंगे।
सक्सेसफुली रन कर रहा है 2011 से। कोविड के समय थोड़ी परेशानियां रहीं, लेकिन आज अपने नए कैंपस में है, डिपार्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स बढ़ रहे हैं और स्टूडेंट भी बढ़ रहे हैं। और ये यूनिवर्सिटी 8 देशों के सहयोग से चलती है। सार्क सेक्रेटरीट इस पे अपना समर्थन देता है। श्रीलंका भी शामिल श्रीलंका भी शामिल है। श्रीलंका के प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी में। तो एक तरीके का एक यूनिक एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं, एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है सार्क के लिए। तो अब श्रीलंका पर थोड़ी बात हो जाए, लेकिन मैं बात करूंगा, एक काम आपको भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आंकड़ा ये बता रहा है कि आप में से बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं और निकल जाते हैं। तो इतना सारा काम हम कर रहे हैं, तब तक छोटा काम आप कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाए बस। तो सर, खबरें तो फ्राइडे से आ रही हैं और अपडेट्स सैटरडे भी हुए, संडे भी हुए। मैं थोड़ा सा ना शुरू में चाहता हूँ आप थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से बताएं कि श्रीलंका में हो क्या रहा है, अभी हुआ क्या है पिछले कम से कम 5-6 दिनों में। रानिल विक्रमसिंघे जी जो वहाँ के जैसा कि आपने कहा कि पुराने नेता हैं, एक्सपीरियंस नेता हैं, और देश को जब ज़रूरत थी, काफ़ी देश के अंदर उथल पुथल थी, इकोनॉमिक जो क्राइसिस था वहाँ पर 60% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन था। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था फॉरेन जो डेप्ट थे उसके ऊपर, जिसको कहा जाता है कि दिवालिया हो जाना देश का। ऐसी स्थिति में वहाँ पे पॉलिटिकल भी आप जो बोल रहे थे खुद ही कि जनता प्रेसिडेंट के महल के अंदर घुस गई थी। महिंदा राजपक्षे जो वहाँ के काफ़ी मजबूत राष्ट्रपति माने जाते थे, उनको भागना पड़ा था उस समय। गोटबाय राजपक्षे, हाँ, ये उनके ही परिवार के लोग थे, उनको सबको भागना पड़ा वहाँ से। और उसके बाद ये आकर के उन्होंने स्थिरता दी। स्थिरता इस सेंस में जो सबसे महत्वपूर्ण उनका रोल आप कह सकते हैं कि उन्होंने कॉन्फिडेंस जनरेट किया। IMF से बेल आउट पैकेज आए, इंडिया से भी सपोर्ट जाना शुरू हुआ, जापान इसके अंदर आया। तो उस समय उस दौर में इन्होंने काफ़ी कुछ सहयोग दिया। लेकिन अभी ये माना जा रहा है, जो एलिगेशन इनके ऊपर है, कि इन्होंने अपने निजी एक दौरे के लिए कुछ पैसे, जो सरकारी पैसे, जो टैक्स पेयर्स मनी है श्रीलंका का, उसका उपयोग किया, क्योंकि कन्वोकेशन में जाने के लिए इन्होंने अपनी पत्नी के साथ, इनकी वाइफ का था, हाँ, वो उनको एक ऑनररी डिग्री मिल रही थी, जिसको कि ये भी चले गए, ये न्यूयॉर्क से लौट रहे थे और वहाँ पर इन्होंने स्टे किया। इनके स्टे के सारे बिल्स की चर्चा हो रही है कि इन्होंने इतना पैसा खर्च किया, इन्होंने जो टैक्सी है उसमें कितना पैसा खर्च किया। इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो तकरीबन मान रहे कि 1 करोड़ शायद श्रीलंकन रुपया के हिसाब से जो उनका करेंसी है, उस 16.9 मिलियन श्रीलंकन रुपीस। यस, हाँ, 16.9 मिलियन, जो हमारे यहाँ 49-50 लाख रुपए। हाँ जी। तो तकरीबन उतना पैसा इन्होंने वहाँ पे खर्च किया हुआ है। कुछ ऐसे बिल्स हैं जो अभी उन्होंने कन्वर्ट भी नहीं किए, बता रहे हैं। तो उसके हिसाब से इनको अभी एलिगेशन में इनको अरेस्ट किया है। और ये जो नए राष्ट्रपति हैं दिसानायक के, जिनके बारे में ये है कि वो एक लेफ़्ट विंग के नेता रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर स्टूडेंट समय से ही वो लेफ़्ट विंग की पॉलिटिक्स करते आए हैं। और उनका एक मेन जो प्रमुख एजेंडा था, पॉलिटिकल एजेंडा, कि वो करप्शन हटाएंगे। और श्रीलंका की जनता को ये लगा पिछले कम से कम 2023 में कि बहुत करप्शन है, और ये करप्शन के चलते ही उनकी हालत, इकोनॉमिक स्थिति बद से बदतर हुई है। और करप्शन को लेकर के एक सेंटीमेंट था। अगर आप इनको देखें दिसानायके का, तो जो समर्थन उनको इलेक्शन में मिला वो काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि तकरीबन 225 सीटें हैं और 100 से भी 154-56 सीटें वो जीते अकेले। तो एक काफ़ी बड़ा समर्थन था। सिंह की पार्टी 4, हाँ, तो उनको काफ़ी बड़ा समर्थन मिला। और इस समर्थन के चलते उन्होंने काफ़ी चेंजेस भी किए और एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी की। राजपक्षे के समय में चाइना की तरफ काफ़ी झुकाव था, तो उन्होंने उसको थोड़ा बैलेंस किया चाइना के साथ। इंडिया के साथ भी उन्होंने दोस्ती दिखाई और काफ़ी अभी एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी लेके चलना शुरू की। लेकिन उनका मेन जो पॉलिटिकल एजेंडा था वो करप्शन था, और करप्शन पे वो कुछ भी करते दिख नहीं रहे थे। तो मेरे ख्याल से इसके साथ उन्होंने एक शुरुआत शायद की है, और आगे आने वाले समय में शायद और भी चीज़ें वो करें। इसको लेके काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया भी आई है विपक्ष के तरफ से। चंद्रिका कुमारतुंगे जो पुरानी
राष्ट्रपति काफ़ी एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटी श्रीलंका की रही हैं, उनका बयान आया है, राजपक्षे का बयान आया है, और पहली बार देखने को मिल रहा है कि तमाम सारे जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो एक साथ आकर के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हाँ, कम से कम 3 पूर्व राष्ट्रपतियों ने इस फैसले का विरोध किया है और इसे बदले की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ये बताइए सर कि क्या ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है कि अगर एक राष्ट्रपति सरकारी दौरे पर है भी तो वो 1 या 2 देशों को और चुन ले जहां वो जाना चाहता है? क्या ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, नहीं है, यही कुछ खास हो गया है कि इसे बहाना बना लिया है क्या? थोड़ा सा अनयूजुअल है। क्योंकि अगर आप एक ऑफिशियल पोजीशन पे हैं और वहाँ से अपनी यात्रा को बीच में काट के किसी और देश चले जाते हैं और वहाँ पे आपका एक निजी एक कार्यक्रम भी है, तो थोड़ा अनयूजुअल है। ऐसा होता नहीं है क्योंकि प्रोटोकॉल होते हैं, ऑफिशियल, आप छोटे ऑफिशियल्स नहीं, आप ब्यूरोक्रेट नहीं, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अनयूजुअल है। तो चूक हुई है इनकी तरफ से, थोड़ा सा अनयूजुअल है। ऐसा होता नहीं है जनरली। पर इनका कहना ये है कि ये पैसे इन्होंने खुद अपने खर्च किए हैं, ये टैक्स पेयर्स मनी नहीं है, तो उसकी जांच मेरे ख्याल से होनी चाहिए। अगर वही कह रहे हैं कि उनकी पत्नी ने तो अपने बिल पूरे चुकाए, हाँ, अपनी तरफ से। हाँ, पर एक ये भी चीज़ है कि अगर वो निजी पैसे भी खर्च कर रहे हैं, जहाँ पे मुझे लगता है टेक्निकली एक प्रॉब्लम ये है कि आप राष्ट्रपति हैं, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप निजी भी खर्च कर रहे हैं तो भी एक प्रोटोकॉल है, आपका सिक्योरिटी है, आपका जो देश का जो सुविधाएं आपको, नहीं, उनके साथ दस्ता गया था। हाँ, तो उस वो पर भी तो खर्च हुआ, हाँ, ये पूरा खर्चा वो है, तो वो तो आपका लगेगा ही। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर वो खुद भी उन्होंने किया निजी है, मतलब मैं ऐसे टोक कर पूछ रहा हूँ, निजी मतलब अगर आपके साथ एक दस्ता जाता है, सिक्योरिटी आती है, तो वो निजी नहीं है। तो क्या आपने अपनी जेब से उन्हें खाना खिलाया था? वो जितने दिन आपके साथ थे, क्या आपने उन्हें हर दिन के हिसाब से भुगतान किया था? ऐसा तो हुआ नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल पकड़ लिया है बात। वही मैं कह रहा था कि टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये निजी है। और उस वक्त देश जिस हालत से गुजर रहा था, तब ये और भी ज़्यादा संगीन हो गया होगा। अब ये बात जब कही जा रही होगी कि तब देखिए, तब ये 50-50 लाख रुपया उड़ा रहे थे। हाँ, मतलब अभी तो उसको एक पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि रूप रंग दिया जा सकता है, और जिसको जनता बाई भी करेगी। और जो श्रीलंका के अंदर अभी हालत है, थोड़ी इकोनॉमिक वहाँ की सुधार हुआ है, जीडीपी उनकी थोड़ी सी मजबूत हुई है, इन्फ्लेशन नीचे गया है, आईएमएफ सपोर्ट किया, भारत ने सपोर्ट किया काफ़ी ज़्यादा, तो उनका डेब्ट भी थोड़ा रीस्ट्रक्चर हुआ है, जो विदेशी कर्जा था। तो ऐसे में जो अभी के राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमारा, इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। पहले तो वो जीत के ही उस पॉपुलर स्लोगन पे और एजेंडा पे आए, और उन्होंने कम से कम दिखाने के लिए अभी जनता के सामने उनके पास है कि उन्होंने इकनॉमी को रास्ते पे ला दिया, और वो एक पटरी पर अभी इकनॉमी ठीक चल रही है, तो उनका सपोर्ट बढ़ा है। और अभी वो काफ़ी और भी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने यूपीआई जैसा एक सिस्टम वहाँ पे चालू किया, जिसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसपेरेंट होंगे, और इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है एज अ पॉलिटिकल लीडर। तो मेरे ख्याल से जनता अभी उनके साथ है, और ये उनके लिए सही एक समय था कि जो एक राजनीतिक मूव जो उन्होंने किया है वो एक सही समय है। मतलब उन्हें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया कि अभी इस मोर्चे पर ठीक चल रहा है, तो अब जरा दूसरे मोर्चे पर हिसाब हो जाए। हाँ, मतलब इकोनॉमी जो वहाँ का सबसे बड़ा कष्ट था पिछले 4-5 सालों में, उस कष्ट से उन्होंने थोड़ा छुटकारा दिलाया, और अपनी राजनीति जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा था, अभी वो उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ना एक एक करके बहुत सारी चीज़ों पर आऊँगा, लेकिन सबसे पहले तो ना जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं चाहता हूँ उनको आप समझाएं, और मुझे भी, कि पॉलिटिक्स क्या है श्रीलंका की, कौन सी पार्टीज रूल करती हैं, करती रही हैं, और जैसे हमारे यहाँ भाजपा कांग्रेस मुख्य खिलाड़ी हैं, वहाँ कौन मुख्य खिलाड़ी है, ताकि एक समझ बन सके कि विक्रमसिंघे कौन है, और अभी की जो सरकार है वो अगर कर भी रही है वो काम जो विक्रमसिंघे कह रहे हैं, बदला ले रही है, तो किस चीज़ का बदला ले रही है? काफ़ी कठिन प्रश्न है ये। प्रोफेसरों को तो आदत होती है। जी, श्रीलंका की राजनीति में काफ़ी तरह के चेंजेस आए हैं। एक तो श्रीलंका में हमेशा से थोड़ा सा झुकाव वामपंथ और लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक स्पेस रहा है,
श्रीलंका के अंदर लिबरल पार्टीज भी काफ़ी रहीं, जो रानिल विक्रमसिंघे की खुद की अपनी एक यूएनपी यूएनपी यूनाइटेड नेशनल पार्टी, जी, यूनाइटेड नेशनल पार्टी, वो एक लिबरल पार्टी है ये इकोनॉमिकली। राजपक्षे की ही पार्टी है? जी नहीं, अच्छा, ये अलग राजपक्षे, है। ये राजपक्षे की पार्टी एक अलग है। और उसमें इनों की तरफ से इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक लिबरल, पॉलिटिकल लिबरल, इकोनॉमिक लिबरल, मार्केट इकोनॉमी का बात होनी चाहिए, इस तरह के भी एक बड़ा पक्ष वहाँ पे हमेशा रहा। लेकिन जब वहाँ पे तमिल वाले प्रॉब्लम शुरू हुए तो महिंदा राजपक्षे उस समय काफ़ी एक मजबूत नेता की तरह उभरे, और उन्होंने जो गृह युद्ध का तमाम चीज़ें चल रही थी, जिसमें उनके ऊपर काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशंस के भी आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, और उन्होंने तमिल समस्या को, उनका ये कहना है कि उन्होंने उससे निजात दिलाई श्रीलंका को। हालांकि उसके अंदर ये भी है, एलिगेशंस है कि जिस तरीके का उनका व्यवहार रहा, खास करके तमिल जनता के साथ, टॉर्चर वहाँ पे तो जहाज से बम गिरवा दिए थे हाँ तमिलों पर। जी, टॉर्चर की जब बात है। LTT खत्म करना था तो उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ किया। जी, और वेस्ट से उनका काफ़ी इसको लेकर के टकराव मनमुटाव हो गया। इंडिया के साथ इंडिया से इसको, इंडिया के साथ प्रॉब्लम हुआ उसको, और उन्होंने इन तमाम प्रॉब्लम से भटकाने के लिए देश को चाइना के गोद में जाके बैठ गए, और चाइना से उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए। हम्बनटोटा, जिसको हम कहते हैं कि क्या एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने श्रीलंका की सॉवरेंटी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कोलंबो पोर्ट सिटी लेकर के आया, जिसमें यह हुआ कि उसमें श्रीलंका के रूल्स रेगुलेशन ही नहीं चलेंगे, वो चाइना अपने रूल रेगुलेशन बना सकता है। और इन तमाम चीज़ों के चलते वहाँ पर श्रीलंका के अंदर ऋण बहुत हो गया, बहुत सारे कर्ज हो गए, और ऐसे प्रोजेक्ट जिनका कि कोई पब्लिक यूटिलिटी नहीं था, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आपने बना दिया। आपके देश बहुत छोटा, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी नहीं है उसको एड्रेस करने के लिए। फिर उसके साथ जब कोविड आया, श्रीलंकन इकोनॉमी आज भी टूरिज्म पे बहुत डिपेंडेंट है, और जब कोविड आया तो टूरिज्म टूट गया। जब टूरिज्म टूट गया, और उसके साथ इन्होंने कुछ और बड़े चेंजेस शुरू कर दिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करेंगे, फार्म सेक्टर, उससे वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, और इन तमाम चीज़ों के चलते इकनॉमी वहाँ की कोलैप्स कर गई। जब इकनॉमी कोलैप्स कर गई तो जो वहाँ पे लेफ्ट विंग था, जो हमेशा से जिसका एक खास करके यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेशनल बॉडीज़ में वहाँ पे लेफ्ट के लोग हमेशा से रहे, उनको दिसानाइके के रूप में उनको लगा कि एक यंग फायर ब्रांड लीडर है, और जो करप्शन पे बात कर रहा है, और जनता फिलहाल जो कि राजपक्षे के साथ एक नेशनलिस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ थी, उसको समझ में आया कि इनसे देश नहीं चल रहा है और करप्शन है। उनके परिवार के लोग कैबिनेट में थे, दो भाई मिलके पूरी सरकार के टॉप उस पे बैठे हुए थे, तो लगा कि ये जो है देश के लिए ठीक नहीं है। और हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सब थे, मतलब ऑलमोस्ट 40% ऑफ द कैबिनेट उनके अपने परिवार के थे, दूर के रिश्ते, यहाँ के वहाँ के, और पूरी बजट कंट्रोल करते थे श्रीलंका का। तो उसको लेके काफ़ी गुस्सा आया, और उसके चलते इनके आने का, जो एक लेफ्ट विंग के थे जो करप्शन की बात कर रहे थे, उनके आने का रास्ता साफ हुआ और उनको एक मैसिव मेजॉरिटी मिली। तो ये है श्रीलंका की जो अभी स्थिति है। लेकिन ये मानना कि राजपक्षे के समर्थक नहीं है, ये एक भूल होगी, और एक लिबरल स्पेस नहीं है, ये भी एक भूल होगी। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल तो आप ये कह सकते हैं कि दिसानाइके जो है वो वहाँ के बहुत ही पॉपुलर नेता हैं। विक्रमासिंघे की पॉलिटिक्स क्या है, जिनके चक्कर में आज हम बात कर रहे हैं? 50 सालों से वो अहम चेहरा हैं, 6 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कई सरकारों में अहम पद रहा है। 77 से 2024 तक मोटा माटी सत्ता में ही रहे हैं वो। मैं समझना चाहूँगा उनकी पार्टी क्या है, उनका एजेंडा क्या है, वो किस तरह के नेता हैं। और जब राजपक्षे भागे और ये फिर से बने राष्ट्रपति, तब भी कहा तो यही गया कि ये तो इन्हीं के आदमी हैं। देखिए, आदमी वो किसके थे तो पता, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, उस समय एक कंप्रोमाइज़ चेहरा चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट में इनकी पूरी ताकत थी राजपक्षे की, तो एक कंप्रोमाइज़ फेस की तरह उभरे। और एक मेजर रोल इंडिया का भी था उसके अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए। इंडिया ने भी कहा कि ठीक है, एक ऐसा चेहरा है जिनको एक्सपीरियंस था। आप ये कह सकते हैं, भले तमाम चीज़ें रही हो, लेकिन एक्सपीरियंस उस समय बहुत माने रखता था, जिसको कि श्रीलंका की पॉलिटिकल स्थिति की, ब्यूरोक्रेटिक स्थिति की अच्छी खासी जानकारी रही हो। तो ऐसे एक चेहरा थे।
इनकी जो पॉलिटिक्स है ये लिबरल और कंजर्वेटिव लिबरल्स के रूप में माने जाते हैं। ओपन मार्केट इकोनॉमी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इन तमाम चीज़ों पे उनका अपना विश्वास है। लेकिन श्रीलंका के अंदर जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई उसमें इनकी जो अपनी आइडियोलॉजिकल पृष्ठभूमि है उससे बहुत इफ़ेक्ट, या आप कह सकते हैं बहुत लोगों को प्रभावित करने वाला इनकी विचारधारा नहीं रही। और वो उस कारण जब ये चुनाव में आप देखिए जो हालत हुई, हालांकि ये मानना कि जो सुधार हुए वो अभी हो रहे ऐसा नहीं है, विक्रमसिंघे के भी उसके अंदर काफ़ी योगदान है। खास करके एक क्रेडिबल फेस वो बने और लोगों को लगा कि चलो एक ऐसा व्यक्ति है जो समझता है श्रीलंका को और इसको समर्थन दिया जाए। तो इनिशियल जो आप चाहे वो भारत के साथ बातचीत हो, चाहे वो IMF के साथ हो या जापान के साथ हो, उसमें तो उनका रोल एक रहा है। लेकिन अभी हाल ये है कि खुद की अपनी उनकी लोकप्रियता बहुत नीचे है और ये जो जैसा कि हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि टेक्निकली उनको डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है जनता के वैसे बीच में। राजपक्षे वाले गठबंधन में थे ये थे तो वहाँ पे लेकिन जब अलग हुए तो ये माना गया कि थोड़े से ये डिफरेंट फेस है, थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं। राजपक्षे के साथ सबसे बड़ा जो दिक्कत थी, एक तो उनके ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस थे जिनका तो श्रीलंका में भी लोग इसका विरोध करते थे। ह्यूमन राइट्स वायलेशन होंगे, लेकिन एक नज़रिया ये भी तो हो सकता है ना ज़्यादातर श्रीलंकाइयों का कि उन्होंने LTT जैसी एक बड़ी समस्या को ख़त्म किया। हाँ। ये बात अलग है कि जो पश्चिम आरोप लगाता ही है, भारत पर भी लगते हैं कई बार, तो पाकिस्तान पर भी लगते हैं, श्रीलंका पर भी लगते हैं, वो पश्चिम अपने यहाँ भी तो नहीं देखता ना वो क्या क्या करते हैं। तो बाहर से लगने वाले आरोपों का श्रीलंकाई जनता पर कितना फर्क पड़ रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल बड़े पॉपुलर नेता थे 2020 के चुनाव में। यूं ही तो है नहीं कि 2-2.5 दशकों से वो सत्ता में थे। ह्यूज मेजॉरिटी के साथ वो चुन करके आए थे। लेकिन वही है कि जब आप इतनी मेजॉरिटी पाते हो तो उनको लगा कि तमाम तरह की चीज़ें वो बदल सकते हैं। उनका प्रॉब्लम ये हुआ कि वेस्ट और भारत के साथ जब उनके रिश्ते उतने बेहतर नहीं थे तो उन्होंने चाइना के साथ रिश्ते बेहतर करना शुरू किया। चाइना के पास पैसे बहुत हैं और पूरे साउथ एशिया में, श्रीलंका में नहीं ही बल्कि अफ्रीका में भी। हाँ, आप नेपाल के अंदर देखिए कितने पैसे। और उनके चाइना का एक डेवलपमेंट मॉडल है जिसे हम डेब्ट ट्रैप कहते हैं एकेडमिक भाषा में। वो है कि आपको ऐसे बड़े प्रोजेक्ट दे देंगे, अब छोटा सा देश है, इतना बड़ा हम्बनटोटा पोर्ट आपने बना दिया। अभी नेपाल के अंदर उन्होंने कुछ एयरपोर्ट्स बना दिए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट ही नहीं है। तो ऐसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का न्यूज़पेपर उसको क्रिटिसाइज करता है कि किस तरीके से पूरा डेब्ट उनके ऊपर है, से लेकर और नीचे तक बलूचिस्तान में वो ला रहे हैं, खींचकर पूरी सड़क पुल क्या क्या बना रहा है। यूटिलिटी नहीं है। आप अगर भारत में आप एक बड़ा पुल बना देंगे तो इतनी जनता है, इकोनॉमी है, वो उसको इस्तेमाल कर लेंगे, टोल टैक्स दे देंगे। हाँ, पर इन देशों के साथ दिक्कत ये है कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते और डेप्ट में चले जाते हैं चाइना के। तो राजपक्षे के समय में ये एक बड़ा बात हुई। दूसरी है कि शायद किस्मत उनके साथ नहीं थी, आप कह सकते हैं। कोविड हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री टूट गई। वो कोलंबो में ही है, वो लौट आए थे। हाँ, लौट आए। हमें पता नहीं क्योंकि उन्होंने फॉलोअप छोड़ दिया। कुछ दिन रोज पहले बात हो रही थी जी, कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया बहुत दिनों के बाद। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन यही सारे अपनी चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश की। उनकी वजह से ये नहीं हुआ जो भी हुआ वहाँ पे, उसके जिम्मेदार वो नहीं है। कौन है? लेकिन उनकी पॉलिसीज तो डेफिनेटली जिम्मेदार है। पॉलिसीज का तो कोई चेहरा होता नहीं है, जो व्यक्ति बनाता है वही जिम्मेदार है। लेकिन अभी वो कोलंबो में अभी है, उनकी जान सुरक्षित है। अभी है, सुरक्षित तो है। अच्छा, विक्रमसिंघे आरोप तो झेल रहे हैं, लेकिन आप कुछ बातें कह रहे थे, मैं जोड़ना चाहता हूं उसमें। वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल 2025 में एक रिपोर्ट में बताया था कि श्रीलंकन इकोनॉमी 5% की ग्रोथ पे आ गई थी जी, जबकि एक्सपर्ट्स बस 4.5% अधिकतम का दावा कर रहे थे। इतना ही बनेगा, पर बन गया। विक्रमसिंघे को उसका श्रेय मिलना चाहिए। फिर वर्ल्ड बैंक से उन्होंने बेल आउट पैकेज लिया 2.9 बिलियन डॉलर का। जी। तो जिस देश के पास 3 साल पहले एग्जाम्स कराने के लिए कागज इंपोर्ट करने का पैसा नहीं था, एग्जाम नहीं हो रहे थे वहां पर, खूब खबरें चली थी, आज वो कहाँ खड़ा है, आज उसकी रियल हालत क्या है? क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में अक्सर प्रोफेसर स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं, आपकी बात भी होती होंगी। क्या आइडिया लग रहा है वहाँ पर? अब श्रीलंका पटरी पर है? देखिए 60% इन्फ्लेशन था
वहाँ से आज इन्फ्लेशन बहुत बहुत इसे बहुत सादी नीचे। भाषा में समझाइए सर, क्या होता 60%? 60% इन्फ्लेशन मतलब जो चीज़ 1 रुपए की है वो आपको तकरीबन 60-70 रुपए की मिल रही है। वो हालत थी। कमाई का सोर्स ख़त्म था क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी कोविड के चलते, और इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते वहाँ पे टूरिस्ट जाने और बंद हो गए थे क्योंकि लोगों को पता नहीं लग रहा था कि अगर हम वहाँ पे जाएं छुट्टियाँ मनाने तो क्या हाल होगा, होटल बंद हो जाए, क्या हो जाए। तो काफ़ी बुरी स्थिति थी उस समय में। वहाँ से इकनॉमी को देखिए, सबसे बड़ा जो करप्शन वगैरह जो भी बात थी, तो मतलब पॉलिटिकल एजेंडा तो उस समय कुछ था ही नहीं, इकोनॉमिक एजेंडा की बात हो रही थी। और उसमें सफलता रही इनकी, रानिल विक्रमसिंघे की, कि वो कम से कम कन्विंस कर पाए। देखिए, कन्विंस, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या जो बड़े फाइनेंसर हैं वर्ल्ड के, वो ये देखते हैं कि आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं। जो हम पैसे डाल रहे हैं या जो भी समर्थन आपको दे रहे हैं, क्या आप उसका उपयोग कर पाएंगे कि नहीं। तो उस समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो एक मेन कंडीशन था वो ये फुलफिल कर रहे थे। तो ये कहना कि इनका बिल्कुल श्रेय नहीं है, कोई योगदान बाकी नहीं उनके उस पर भी तो चलना पड़ता है, वो जो बताते हैं इतने टैक्स लगाओ, इतना ये सब करो। उन्होंने लगाए भारी भारी टैक्स लोगों। देखिए, वो तो इनको भी लगाने पड़ेंगे। हाँ। अभी जुलाई 2025 में IMF का वहाँ पे फिर से कुछ पैसे गए हैं, तो कंडीशंस तो उन्होंने अपनी कम नहीं की हैं, कंडीशंस तो वही हैं। लेकिन हालात सुधार ये है कि पहले मेडिसिन को इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं थे, कम से कम वो मेडिसिन्स आ रही हैं। टूरिज्म रिवाइव कर गया। पेट्रोल पंप पे बहुत लंबी कतारें लगती थी। मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, भारत ने उस समय बहुत बड़ा हेल्प किया, अन्यथा बहुत दिक्कत होती। फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह भारत वहाँ पे उभरा। और ये भारत का एक यूनिक पोजीशन है पूरे साउथ एशिया में। जो बहुत लोग नहीं मानते हैं, पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर किसी भी क्राइसिस में वो इंडिया ही होता है। श्रीलंका के अंदर भी वो हमको देखने को मिला। फिर जो स्थितियाँ वहाँ पे सुधरी, तो लोगों को ये लगा कि ये स्थितियाँ बनी क्यों, उत्पन्न क्यों हुई। और वो कारण जो अपोजिशन में उस समय थे, उन्होंने कहा कि करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन और तमाम चीज़ें, और लोगों ने वो चीज़ों को पकड़ा। पर विक्रमासिंघे क्यों फंस गए इसमें? जिस आदमी के नेतृत्व में IMF मान रहा है कि चलो देश ठीक चल रहा है, जिसके नेतृत्व में टारगेट भी अचीव हो ही रहे थे, फिर जनता ने उन्हें इतनी बुरी तरह हरा दिया, क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये शायद बदल नहीं पाएंगे। अगर आप US के अंदर देखें तो जब क्लिंटन लड़ रही थी और ट्रंप लड़ रहे थे, तो लोगों को लगा कि चाहे जो भी हो, ये ओल्ड फेस है, ये तो बिल क्लिंटन ही आ रहा है। हाँ, ये कुछ रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो लोगों को पसंद होता है कि एक नया फायर ब्रांड लीडर जो कह रहा है कि वो पूरा स्टेटस को चेंज करेगा। तो लोगों को ये मानने लगे कि स्टेटस को श्रीलंका के अंदर चेंज होना चाहिए। इससे पहले कभी दिशा नायक की पार्टी सत्ता में नहीं आई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि एक प्रोमिनेंट पार्टी थी, वो काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हैं, बीच बीच में चुनाव में भी विपक्षी थे। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि कहा जा रहा है कि जितने भी जुल्म हुए उन पर, दिशा नायक की पार्टी पर, अब हुए नहीं पता नहीं, पर जितने भी हुए वो उनका बदला ले रहे हैं अब, क्योंकि अब उन्हें मौका मिला है, अब वो पहली बार सत्ता में आए हैं। बदला ले रहे हैं कि अपनी राजनीति साध रहे हैं, दोनों ही बात होती है। पॉलिटिशियन बटल अंडा का मामला है कुछ। हाँ, वो क्या है? देखिए, अब ये बड़ा मुश्किल है इन तमाम चीज़ों को अगर हम लोग खोलेंगे अभी यहाँ पे, लेकिन जो एक है कि वो आगे की तरफ देख रहे हैं, और अगर उन्होंने इस तरह के 2-4 नेताओं को अरेस्ट कर लिया, तो कम से कम वो ये प्रूव कर सकते हैं कि वो एक एंटी करप्शन वाले व्यक्ति हैं, और देश को उन्होंने इकनॉमी वहाँ की सुधार दी है, करप्शन को वो टारगेट कर रहे हैं, और देश को बदलाव की जो आवश्यकता थी वो वही दे सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक बदलाव हो, चाहे वो आर्थिक बदलाव हो, और कोई दे नहीं सकता है। पुलिस चीफ, जेल चीफ सब इम्पीचमेंट पे हैं, सब जेल जा रहे हैं। वो तो जब सरकारें बदलती हैं तो इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं। श्रीलंका के अंदर नहीं है, श्रीलंका के अंदर नहीं है, नई तरह की पहले हुआ है सर? पहले नहीं हुआ, पहले कभी भी लोग कह रहे हैं इतने बड़े नेता को भी पहले नहीं छुआ गया है। पहले ये पहली बार श्रीलंका के अंदर इस तरह की चीज़ हो रही है, और श्रीलंका के अंदर वैसा करप्शन माना जाता था कि नहीं है, लेकिन अब क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी इतनी है, उनको बोलने वाला कोई नहीं है। अगर आप देखिए विपक्ष के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा इनके अंदर राजपक्षे वाला एक अवतार भी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अथॉरिटेरियन, जो ऐसा नहीं लग रहा था, पर इस कदम के साथ लग रहा है कि वो एक अथॉरिटेरियन
रूप ले रहे हैं और जो भी उनका विरोध करेगा वो भविष्य में शायद उसको भी इस तरह की चीज़ झेलनी पड़े। नहीं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि अब दिशा नायके आए हैं, उनके ऊपर ये भी प्रेशर है अपने ही कार्यकर्ताओं का, अपने ही पार्टी कैडर्स का, कि जो कुछ उनके साथ विक्रमासिंघे, यूएनपी वगैरह ने किया है, उनके कार्यकर्ताओं को जिस तरह से दुख दिए, तो अब ये कार्यकर्ता भी चाहते हैं जो अब सत्ता में है कि थोड़ा सा परेशान किया जाए। तो मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ बार बार कि वैसे तो आप बता नहीं सकते हो, अब न्यायपालिका के जरिए होता है सब कुछ, ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा बता देंगे कि हाँ हो ही रहा है ये। पर फिर भी ये समझने का प्रयास हो रहा है कि इस तरह से एक देश जो अब फिर से पटरी पर आया था, अब वो पॉलिटिकल स्कोर जो सेटल हो रहे हैं उससे फिर नीचे उतर सकता है। और ये हमारी चिंता इसलिए कि हम उसके पड़ोसी हैं। देखिए, उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये की है कि पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है। तो ड्यू प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा कोई उस तरीके का। और इसमें जैसे हम लोग शुरू में बात कर चुके हैं, टेक्निकल एक फॉल्ट है कि आप क्यों रुक गए, क्या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तीसरी जो उनको पॉलिटिकल जो उनको वहाँ पर स्पेस मिला हुआ है कि कोई विरोध दरअसल अभी दिशा नायके का है ही नहीं है, इतने पॉपुलर नेता है, लोगों को लग रहा है सब ठीक चल रहा है, तो क्वेश्चनिंग उस तरह की नहीं है। लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं क्योंकि श्रीलंका एक बहुत बड़ा देश नहीं है। और अगर आप देखिए तो 4-5 ही नेता हैं जो तमाम चीज़ों को चलाते हैं। अगर इनको अंदर कर दिया, चंद्रिका कुमारतुंगे तो है ही नहीं है अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में, अब बचे राजपक्षे। तो अगर आपने इन दो को, अब रानिल विक्रमसिंघे चाहे जो भी कहे, लेकिन एक बड़ा दाग उनके ऊपर लगा हुआ है इसमें। तो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान ने भी एक बार ऐसा ही देखा था जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और चौधरी चरण सिंह ने उन्हें जेल भेजा, तो फिर उन्होंने वापसी करने में 1.5 साल लगाया था। यही जनता जो कभी किसी को विलेन मानती है, वो 1.5-2 साल में उसे हीरो मान ले, कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। ये तो राजनीति के बारे में आप कुछ भी गारंटी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने श्रीलंका के अंदर खुद देखा है। 2020 में राजपक्षे जिस मैंडेट के साथ आए थे, ऐसा लग रहा था कि उनको कोई भी टक्कर नहीं देगा, लेकिन 2023 में उनको अपना ही देश छोड़ के भागना पड़ा था। वही जनता उनको दौड़ा रही थी सड़कों पर। तो ये तो कोई कह नहीं सकता। लेकिन इनके साथ ये जो दिशा नायके के साथ एक जो पॉजिटिव है कि इकोनॉमी जो वहाँ पे है और टूरिज्म उनका वापस से रिवाइव हो गया है। तो अगर टूरिज्म रिवाइव है तो श्रीलंकन इकोनॉमी को इतनी तकलीफ नहीं होगी। इनफैक्ट हमारे यहाँ से बहुत लोग श्रीलंका जा रहे हैं। जी, इस चक्कर में जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अभी तो सब सस्ता है। हाँ। है नहीं वैसे। उन्हें लग रहा है कि अभी सस्ता चल रहा होगा। तो ये तो अच्छा है, चलिए हमारा पड़ोसी है, ठीक ठाक है सब। लेकिन ये और बताइए मुझे कि विक्रमासिंघे पर बस एक यही आरोप है क्या? क्योंकि इस आरोप के मामले में तो जो उनके पूर्व प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी हैं उनसे भी पूछताछ हुई है और पर्सनल सेक्रेटरी से भी हुई है। केवल एक ही आरोप है और कुछ नहीं है। देखिए, और निकल सकते हैं। अभी तो ये शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ये उन्होंने कहा कि ये इस पे जांच शुरू हो रही है। अब जांच के अंदर क्या क्या निकलेगी, अभी तो ये बिल आपको बढ़ सकते हैं। जो उनके बिल दिखाए जा रहे हैं वो उसमें बढ़ावा हो सकता है और भी ऐसी तमाम तरह की चीज़ें आ सकती हैं। और देखिए ये एक बड़ा मुश्किल सी बात है क्योंकि अगर कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, अब थोड़े पर्सनल खर्चे, ऑफिशियल खर्चे इतने ओवरलैप हो सकते हैं कि उसका जस्टिफिकेशन बड़ा मुश्किल होता है। अब टेक्निकली आप उसको चाहे करप्शन बोलिए, चाहे आप बोलिए कि व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने इस तरह का जो है इस्तेमाल किया सरकारी चीज़ों का, तो अब इन चीज़ों में अगर फंसाने लगेंगे एक दूसरे को तो बड़ा मुश्किल है निकलना। अच्छा, ये तो उनकी घरेलू पॉलिटिक्स की बात है सर। ये बताइए इंडिया के लिए ये वाली सरकार कैसी? देखिए, भारत के लिए ठीक है। खासकर कि दिशा नायके ने एक मैसेज ये दिया कि वो चाइना के साथ जैसा राजपक्षे का संबंध था वैसा नहीं रखेंगे। राजपक्षे पूरी तरीके से चाइना के गोद में थे। पूरा डिपेंडेंसी श्रीलंकन इकोनॉमी की लग रही थी उस समय। जबकि लेफ्ट तो ये है। हाँ, जबकि लेफ्ट तो लेफ्ट ये है। ये एक अच्छी बात ये भी है क्योंकि जब आए थे जीत के तो लगा कि चाइना को शायद सपोर्ट मिले, लेकिन चाइना को सपोर्ट सेंटर हो गए। चाइना को सपोर्ट पाकिस्तान से मिलता है, एक अलग ही बात है। जहां बचा ही नहीं है। तो ये एक ताजुब की बात है क्योंकि वहाँ से फंडामेंटलिस्ट लोगों का सपोर्ट
चाइना को है, और इनको ये थोड़ा बैलेंस आउट कर रहे हैं। और उन्होंने ये खास करके ये पॉलिसी रखी है कि उस तरीके का ब्लाइंड डिपेंडेंस उनको चाइना पे नहीं रखना है। और इंडिया का काफ़ी इन्होंने अप्रिशिएट किया है, इंडिया का सपोर्ट। और देखिए, अप्रिशिएट करने का वहाँ की जनता ने भारत का सपोर्ट देखा है। कोई भी नेता आएगा और उसको इंडिया को अभी डिसमिस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पे इनिशियल क्राइसिस शुरू हुआ तो 500 मिलियन का इंडिया ने सहयोग इमीडिएटली दिया। वहाँ पे डीजल नहीं था, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं थी। उन तमाम समय में इंडिया इमीडिएटली जाकर के उसने सपोर्ट किया। तो वहाँ पे जनता ने वो चीज़ें देखी हुई हैं। और तकरीबन 5 बिलियन USD का सपोर्ट डिफरेंट मीडियम के थ्रू श्रीलंका को भारत की तरफ से जा रहा है। तब ये बहुत शोर हुआ था कि जो आप कह रहे थे कि चीन ने उसे फंसा लिया है, जाल है, डेट ट्रैप है। अभी क्या स्थिति है कि चीन के साथ उनका कैसा संबंध है? पैसा तो दिया ही अब चीन ने, तो उसका हिसाब किताब क्या कुछ बना है? उस संकट का समाधान कुछ निकल रहा है क्या? कुछ उन्होंने ऋण का अपना रीएडजस्टमेंट टाइप का कुछ किया है, रीस्ट्रक्चर किया है। वो शायद है कि कुछ ब्याज दर उन्होंने घटा दी हो या कुछ समय सीमा बढ़ा दी हो, लेकिन उसके अलावा कोई मेजर कंसेशन चाइना ने नहीं दिया श्रीलंका को। और सैन्य अड्डों पर भी बहुत बात हो रही थी कि भारत को घेरने के लिए जो चीन अड्डे बना रहा था, जिस तरह उसने बांग्लादेश में किया, यहाँ वहाँ करते हुए उसने एक जो घेराबंदी, हाँ का, वो मेरे ख्याल से अभी उसका क्या टर्म, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कर वो अभी इतना संभव नहीं है। एक कोलंबो पोर्ट सिटी को लेकर के एक इशू उठा था कि यहाँ पर ये भारत से बहुत करीब होगा। तो मेरे ख्याल से वो स्थिति फिलहाल श्रीलंका के अंदर नहीं है। लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। चीनी चले गए वहाँ से, क्या हुआ? चीनी चले नहीं गए, चीन तो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन ये है कि ये सरकार थोड़ी सी चीन को लेकर के सतर्क है। और ये इनका मानना है दिशानायके का कि हम जिसे आप कह सकते हैं कि बिना किसी कॉशन के जो इस तरीके के चीन के साथ राजपक्षे के संबंध थे, इनका ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो बताइए। और ये भारत के साथ, और ये इनका जो विदेश नीति है वो बैलेंस करने की है दोनों के साथ। हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर हमारे यहाँ बहुत बातें होती हैं, उसका क्या सीन है सर अभी? हम्बनटोटा तो उनके ही चाइना के पास है, और क्योंकि कर्ज के अंदर था और वो चला रहे हैं जिस तरीके से चलाना चाहें। वो एक क्रिटिकल पॉइंट है। और इन तमाम चीज़ों में राजपक्षे की काफ़ी सारी जिम्मेदारियां रही हैं। वो जिस तरीके की उन्होंने इकॉनमी चलाई अपनी, चाइना को पूरे श्रीलंका के अंदर लाके बैठा दिया था। शुरू में लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे थे, इतने बड़े बड़े लग रहे थे। हाँ, और बाद में पता लगा कि इन प्रोजेक्ट का यूटिलिटी ही नहीं है। देखिए, साउथ एशिया के अंदर भारत को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्मॉल कंट्रीज़ हैं। स्मॉल कंट्रीज़ का इकोनॉमिक यूटिलिटी भी होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स की। अगर आप मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे तो उसका यूटिलिटी क्या है, आप उसका करेंगे क्या? चीन तो अपने यहाँ खुद घोस्ट सिटीज़ जो बना ली थी उन्हें अब तोड़ रहा है, बड़ी बड़ी इमारतों को तोड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे घोस्ट प्रोजेक्ट भी उसने साउथ एशिया में क्रिएट कर रखे हैं। वो क्या इसलिए होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो जो सीमेंट है, वो जो लोहा है, उसकी इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए आप कोई प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं। किसी का पाचन तंत्र मजबूत है, वो झेल जाता है। पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं झेल सकते ये सब। देखिए, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि उनकी अपनी खुद की इंडस्ट्रीज थी जिसको उनको बाहर ले जाना। तो जो BRI का एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि जो उनके अंदर ओवर प्रोडक्शन है उसको कंज्यूम करने के लिए वो इस तरह के एक मेजर प्रोजेक्ट में है। लेकिन एक और बड़ी विडंबना चीन के जो सहयोग होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके, लोगों को लगता है कि शायद लोकल लोगों को नौकरी मिलेगी। जब CPEC शुरू हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि बहुत सारे इंजीनियर्स पाकिस्तान के इसमें नौकरी मिलेगी उनको। लेकिन चाइना क्या करता है कि वो अपने लोगों को भी ले आता है चाइना से। और वो जो जिस तरीके का सुनहरे सपने वो दिखाते हैं, अभी आप नेपाल के अंदर देखिए तो कई सारे छोटे छोटे कॉर्नर्स ऐसे आपको दिखेंगे जहाँ पे चाइनीज़ में सब कुछ लिखा हुआ है। तो वहाँ के लोग आके बस गए हैं। तो इस तरीके से तो वो कॉलोनी भी बसा रहे हैं इस तरीके के। जी, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में ये वाली बात तो हुई है। बलूच लोग इस बात से बहुत नाराज है। पहले तो इस बात से नाराज थे कि हमसे तो पूछा ही नहीं और आप प्रोजेक्ट यहाँ तक खींच लाए। जी, दूसरी नाराजगी यही थी जो आप कह रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चलो अब ले भी आए तो हम में से बहुत सारे लोग इसलिए कन्विंस हो गए कि आप यहाँ नौकरियां लाएंगे। लेकिन फाइनली जब बात शुरू हुई तो या तो चीनी आ रहे हैं या पंजाब से लोग चले आ रहे हैं नौकरी करने। बलूचों को तो आप नौकरियां भी नहीं दे रहे, हमारे घर में आप काम कर रहे हैं। जी, यही उनका पैटर्न है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक पैटर्न है। और क्योंकि चाइना एक बड़ा देश है और उसने प्रोडक्शन के बहुत अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली है, तो उसको तो भाई रॉ चीज़ें चाहिए।
तो वो हम्बनटोटा हो सकता है, वो नेपाल के अंदर एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, वो मालदीव्स के अंदर हो तो सकता है। श्रीलंका में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी खत्म नहीं हुई इन प्रोजेक्ट से? नहीं, मतलब अभी भी 25% के अराउंड माना जा रहा है कि गरीब है वहाँ पर, स्थिति जो गरीबी रेखा जिससे मानी जाती है। चीज़ें उतनी इम्प्रूव नहीं हुई हैं, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जो बद से बदतर हालत थी उसमें डेफिनेटली एक सुधार है, ब्रीदिंग स्पेस है। अब ये पूछना भी जो है ठीक ही रहेगा, मैं पूछ लेता हूँ, क्या खरीदता क्या बेचता श्रीलंका? बेसिकली इकोनॉमी जो उसकी है, जो आप कह रहे हैं तो पर्यटन है ही, वो तो मैं समझ गया हूँ बात, लेकिन वो क्या बेच रहा है, क्या खरीद रहा है? भारत से उसका कैसे बिजनेस है? आजकल जब से ट्रम्प आए हैं तब से लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या खरीद फरोख्त चल रही है देशों के बीच में। देखिए, टूरिज्म है मेन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं श्रीलंका के, जो प्लांटेशन क्रॉप्स जिन्हें कह सकते हैं, कॉफ़ी, चाय, रबर, इन तमाम चीज़ों में और मसाले भी, श्रीलंकन मसाले भी मशहूर हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो इन तमाम चीज़ों में उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ है। भारत के साथ उसके जो व्यापार संबंध है काफ़ी अच्छे हैं। आपको भारत के बहुत सारे आइटम्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। श्रीलंका के अंदर मोटरसाइकिल्स मिल जाएंगी, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भारत का सहयोग है। तो बहुत ही अच्छे संबंध है। पेपर्स अगर आप देखें तो भारत से जाते हैं वहाँ पे। तो इन तमाम चीज़ों में है एक अच्छे ट्रेड रिलेशंस रहे हैं, और वो ट्रेड रिलेशंस सरकारें बदली हैं लेकिन ट्रेड रिलेशन बहुत कभी भी पटरी से नहीं उतरे हैं, ठीक है, सामान्य है। मतलब व्यापारिक तौर पर वो हमें और हम उन्हें एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहे, हमारा रिश्ता ठीक है। जी। आप गए सर श्रीलंका? मैं तो श्रीलंका नहीं गया अभी तक, जाना है, जाना चाहिए। अभी वहाँ मेरे आखिरी 1-2 सवाल हैं जी। घरेलू राजनीति की हम बात कर रहे थे, लौटते हुए 1-2 सवाल और कर लेता हूँ आपसे। अभी वहाँ घरेलू जो चैलेंज था बहुत टाइम से, तमिल इलम वाला भी चैलेंज था, वो किस तरह ठीक हो गया? अभी वहाँ उस तरह के क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि हम इकोनॉमिक चैलेंजेस, पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, तो अब श्रीलंका पे थोड़ा ये भी हो ही जाए बात। देखिए, चैलेंजेस तो ख़त्म नहीं हुए। हाँ। तमिल्स को जिस तरीके का आप कह सकते हैं कि जो उनको कहा गया वो तमाम चीज़ें अभी फुलफ़िल नहीं हुई हैं। उनके जो राइट्स हैं, ख़ासकर कि अगर आप गरीबी में देखें, श्रीलंका के अंदर गरीब कौन है, तो तमिल्स ही ज़्यादा हैं। तो उसको भी उस देश को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ख़ासकर कि राजपक्षे के समय में तमिल्स को काफ़ी दरकिनार किया गया डेवलपमेंट प्रोसेस से, तो उसको भी, और वो श्रीलंका के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक बड़ा पॉपुलेशन को हटा के देश के बारे में बात करें तो चलना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से वो चैलेंज है। दूसरा एक चैलेंज है, वहाँ पे मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स का काफ़ी टेंशन है। हाँ, मुझे याद आया, जी, तो आतंकवाद का मसला भी हो गया। वहाँ पे बम ब्लास्ट भी हुए हैं गुड फ्राइडे में। बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें समस्याएं हैं। और अगर आप देखिए तो बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी भी बोलती हैं कि वहाँ पर आईसिस का ख़ासकर कि नेटवर्क्स हो सकते हैं, वो ख़त्म नहीं हुए हैं पूरी तरीके से। तो ये कुछ चैलेंजेस श्रीलंका में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर है, अभी भी बने हुए हैं। तो राह इतनी आसान है नहीं नई सरकार की। जी। और वो बहुत जल्दी जो है करप्शन, एंटी करप्शन के नाम पर अपने विपक्ष पर टूट पड़ी है। आखिर में कुछ जोड़ना चाहें आप? बस इतना कहना चाहूँगा कि हम एज अ साउथ एशियन देश और भारत का पड़ोसी होने के नाते हम चाहते हैं कि श्रीलंका के अंदर स्थिरता रहे। स्थिरता बहुत ज़रूरी है, और इकोनॉमिक हालत में लगातार वहाँ पे सुधार भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ भारत और श्रीलंका के रिश्ते और मजबूत हों, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि सनाई के जो पॉलिसी पे चल रहे हैं उस पर चलते रहें विदेश नीति में, और डोमेस्टिक पॉलिटिकल हस्तक्षेप में तमिल के इशू को वो ना भूलें और उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करें। वो एक फॉल्ट लाइन है जिसमें वो भारत के साथ थोड़ा आमने सामने हो सकता है श्रीलंका, वरना बाकी तो हमारे साथ तो सब सॉर्टेड ही है। नहीं, हमारे साथ ठीक है। और हमने उनकी मदद की है, और जैसा एक बड़े पड़ोसी का जो अपना जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी हमने निभाई है श्रीलंका के साथ। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि जो सवाल अब इस हफ्ते होने चाहिए थे, आई थिंक वो सारे सवाल मैंने कर लिया आपसे। आपकी किताब है री इमेजिनिंग बॉर्डर स्टडीज इन साउथ एशिया, रटलेज से आई है। इसमें किस बारे में बात हुई है? इसमें जो भारत के इर्द गिर्द जो बॉर्डर्स हैं, और ये तमाम बॉर्डर्स हमने नहीं बनाए, ये अंग्रेज़ों ने बनाए। बिल्कुल।
और इन बॉर्डर्स को लेके क्या समस्याएं हैं और किस तरीके के प्रॉब्लम साउथ एशिया में बॉर्डर्स के चलते हैं, वो उन तमाम चीज़ों पर इसमें इस पर चर्चा कभी है। बात करेंगे हम। जी, और मुझे इससे याद आया कि श्रीलंका के साथ भी था हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट। कुछ इंदिरा गांधी के समय में हमने कुछ टापू उन्हें दिए थे जिन पर हमने माना कि उनका हक बनता था। 74 और 76 में 2 बार एग्रीमेंट हुआ, 1974 में। और उसको लेके जो तमिल हमारे फिशरमैन्स हैं, वो इसका विरोध उनकी तरफ से क्योंकि हुआ। मछली पकड़ने को लेकर जो झगड़ा श्रीलंका और भारत के मछुआरों के बीच होता रहा जी, है, जी, वो बड़ा विवाद था। एक्चुअली ये अंग्रेज़ों के समय में हुआ, मैं सन भूल रहा हूँ, 1800 समथिंग। पहले तो मद्रास और श्रीलंका एक साथ जुड़े हुए थे डच के समय में। जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने दोनों को अलग अलग किया। तो एक तरह से अगर आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने कर दिया मेरे रिसर्च एरिया से। तो जो पहला बॉर्डर, हालांकि वो फॉर्मल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं था, लेकिन जो बॉर्डर की रूपरेखा रखी गई वो पहला श्रीलंका और भारत की ही थी। और 74 में आके एक्चुअली पहली बार हमने बॉर्डर को फॉर्मल किया, डिफाइन किया। और उसमें जाफना और तमिल की तरफ से थोड़े विरोध रहे हैं, क्योंकि अगर आप पूरे साउथ एशिया के अंदर देखिए तो कल्चरली, पॉलिटिकली हम बड़े डिवाइडेड लोग हैं, लेकिन कल्चरली हम लोग बहुत कनेक्टेड हैं। अगर आप साउथ एशिया को देख उठाएं तो आप नेपाल को भारत से अलग नहीं कर सकते हैं, और या भारत को नेपाल से अलग नहीं कर सकते। नेपाल के लोग सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे इस पे, पर हम दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, हमारी पीठें जुड़ी हुई हैं। सांस्कृतिक रूप से नहीं कर सकते, पॉलिटिकल तो हम मानते ही हैं। तो सांस्कृतिक रूप से हम एक दूसरे को अलग कर ही नहीं सकते हैं। और तमिल की वजह से वो हुआ भी। हाँ, अंग्रेजों के समय अंग्रेज यहाँ से बहुत सारे तमिलों को लेकर श्रीलंका गए, या वो इसलिए भी गए क्योंकि वहाँ पर भाई चाय की पत्तियाँ उगानी, तोड़ने, एक बड़ा व्यापार था। और जब अंग्रेज यहाँ से गए, श्रीलंका आई थिंक 1948 में आज़ाद हुआ, हम 47 में हुए। तो अब आप इधर के तमिल उधर के तमिल जिनके बीच में इतना अटूट संबंध थे। इनफैक्ट मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था मुथैया मुरलीधरन का। मुथैया मुरलीधरन ने भी इसमें बताया था कि कैसे उनके पूर्वज कुछ ही वक्त पहले हिंदुस्तान से गए। तो वो रिश्ते आप नहीं भूल सकते। तो जब भी तमिलों पर वहाँ कुछ होगा, घटेगा, या जब हिंदुस्तान में तमिलों का कोई मुद्दा जो है सतह पर आएगा, तो वहाँ के तमिल या यहाँ के तमिल, उनका कंसर्न थोड़ा बहुत हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे याद आया आपकी बात से कि हमने वो दुर्भाग्यवश द्वीप दिए थे, आइलैंड दिए थे, और एक अच्छे संबंधों की नींव रखी थी और मजबूत किया था कि हमारे आपके बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। बाकी तो मोर्चे खुले ही हुए हैं चारों तरफ। तो सर कभी ना कभी इस किताब पर बात करें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, इतने धैर्य से आपने सुना। श्रीलंका पिछले हफ्ते, इस हफ्ते चर्चा में है, तो हमने सोचा थोड़ा सा विराम ले लेते हैं ट्रंप से और ज़ेलेंस्की से और पुतिन से, और बात अपने पड़ोसी की कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको मैंने कहा था, आग्रह किया था, सब्सक्राइब करने का आपने अब तक कर लिया होगा। नहीं किया हो तो एक बार फिर से विनम्र आग्रह, प्लीज़ कर लीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, कुछ कहना सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सारे कमेंट पढ़ते हैं। और ये मंगलवार की खास पेशकश है, पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स, जिसमें हम वर्ल्ड अफेयर्स पर बात करते हैं। और गुरुवार को क्लासिक पढ़ाकू नितिन, जो हम करते आए हैं किताबों पर। इस बार बहुत मज़ेदार किताब पर बात हुई है, ज़रूर सुनिएगा। और उम्मीद करते हैं दोनों पॉडकास्ट को आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे। स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, वहाँ पर हम हैं अगर सुनना है, और देखने के लिए तो आप देख ही रहे हैं यूट्यूब पर। बहुत बहुत शुक्रिया।